तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे दावा किताबी। लायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द। आई कैन डू। क्या है आपके लिए कुचक्र? तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है कि वो युवा हैं, वो युवाओं से कनेक्ट कर पाते। हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने, कुछ तो जेएनयू पे आप क्या सोचते हैं? पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अभी मेट्रो स्टार्ट कर दिया है, फिर इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ पटना ही बिहार नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का 10,000 खर्चा हुई है। कोई अगर गरीब है ना, तो वो समझ लीजिए कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, जिसका तो ये कुचक्र से शिक्षा से ही तोड़ा जा सकता है। का शिकार आप भी हुए हैं। तो कमाने खाने की कम से कम जरिया। ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए पलायन, क्योंकि बिहार बाकी राज्यों से बहुत पिछड़। हर राजनीति के केंद्र में नहीं होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट होना। हम लोग जल्द ही इस कुचक्र से बाहर निकल उज्ज्वल भविष्य की सपनाएं संजो। इस तरह का उज्जवल भविष्य देखते हैं। तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिहार में इलेक्शन का माहौल है और अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में प्रवास किए हुए कुछ बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं। और मैं उनके कमरे पे हूँ। ये इलाका मुनीरका तरफ का है, बेड़सराय का इलाका है, जहाँ पर आईआईएमसी है, आईआईटी जैसे संस्थान है और जेएनयू जैसे संस्थान है। उसी बीच में एक छात्र बात करते हैं उनसे और जानेंगे कि इस बार का बिहार का मिजाज क्या है और वो क्या चाहती है और इलेक्शन स्टूडेंट्स का क्या मांग है उन पे, कि उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनके शिक्षा को लेकर सरकार। आइए। निर्भय जी का कमरा है। तो क्या चल रहा है जीवन में? जीवन बस चल रहा है भाई, संघर्ष हो रही है। घर से दूर एक छोटे से कमरे में हम लोग एक उज्जवल भविष्य की सपनाएं संजोए हर रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। हर रोज़ एक नई संघर्ष होता है। हर रोज़ एक नया दिन, हर रोज़ एक नया संघर्ष चल रहा है। तो किस तरह का उज्जवल भविष्य देखते हैं आप निर्भय? बिल्कुल भविष्य उम्मीद पे टिकी है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्द ही इस कुचक्र से बाहर निकले और एक बेहतर भविष्य हम लोग उम्मीद तो करते ही हैं। अच्छा, आपने बात किया कुचक्र का, तो हम कुचक्र पे बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे, हम उसको एक होल्ड करके रखते हैं और हम बात करेंगे कि अभी छठ का माहौल है और बिहार में इलेक्शन भी है। दो चरण में इलेक्शन ऐलान कर दिया गया है और 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आना है। जैसे 6 तारीख को प्रथम चरण का इलेक्शन है और उसके बाद 11 को दूसरा चरण का चुनाव है। तो इस इलेक्शन पे आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या मांग है और आपके क्षेत्र में किस चरण में इलेक्शन होना है? थोड़ा इसमें। मेरा क्षेत्र में पहले चरण में ही चुनाव है, 6 नवंबर को ही। और मैं चाहूँगा कि बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए चुनाव एकदम मुद्दे पर होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी धर्म जाति की राजनीति बिहार के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। नहीं, मतलब बिहार के लिए नहीं, मतलब किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए धर्म राजनीति के केंद्र में नहीं होना चाहिए। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबके लिए है, बिहार ही नहीं। और बिहार भी ऐसे में, बिहार तो पिछड़ा राज्य है, वहाँ तो ये होना बहुत आवश्यक है कि वहाँ सही मुद्दे, क्योंकि बिहार बाकी राज्यों से बहुत पिछड़ चुका है। 20 सालों में बाकी राज्य कहाँ से कहाँ चल गए, बिहार अभी अपना बाट ही जोह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार एक अच्छे, जो भी लीडर्स चुने जाएं, अच्छे लीडर्स चुने जाएं, मुद्दा वहाँ का सिर्फ पलायन बेरोजगारी रहे तो बिहार का फ़ायदा होगा उसमें। तो मतलब आपका कौन सा क्षेत्र है? क्या? मेरा क्षेत्र है शाहाबाद क्षेत्र है, भोजपुर क्षेत्र का संदेश विधानसभा में हम लोगों का चुनाव है। तो जिला कौन सा लगता है आपका? जिला भोजपुर है। अच्छा, भोजपुर से आके आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दा बढ़िया होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए मुद्दा इस बार? मुद्दा देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए पलायन। वहाँ पे लोगों को काम मिल जाए। 10-15 हज़ार के लिए लोग यहाँ दिल्ली और नोएडा में किस बदतर ज़िंदगी में रह पा रहे हैं। और उनके बाद अगर कोई व्यक्ति, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं
मेरे कई लोगों से मैं बात किया हूँ कि वो 10,000 रुपये पर मंथ में यहाँ पे अपना हार्ड खटाते हैं यहाँ पे। अब बताइए उनका बचता कितना होगा, घर पे वो कितना बेच पाते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ 10-12 हज़ार कमाने के लिए लोगों को इतना दूर आना ना पड़े किसी भी राज्य को। तो मैं समझता हूँ बिहार में उनको कमाने खाने की कम से कम जरिया तो हो जाए। कोई भी सरकार आए वो इस पे ध्यान जरूर दे कि बिहारियों को पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। बिल्कुल, उस पलायन का शिकार आप भी हुए हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि पलायन का दर्द बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी वहाँ पे भयंकर है। बिहार में बहुत सारे इन सब चीज़ मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत कमी है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर चुनाव हो तो बिहार का भला होगा। चूँकि आप एक छात्र हैं और मैं छात्र के लिहाज से आपको शिक्षा को लेकर ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उसे बात कर सकते हैं उस पर। तो क्या है, आपके विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था कि आपको दिल्ली आना पड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि बिहार में नहीं, मैं जैसे अभी मास कम्युनिकेशन का यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, किस संस्थान से कर रहे हैं मैं यहाँ आईआईएमसी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैं। आप? अच्छा, ये जेएनयू कैंपस वाला जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। न्यू कैंपस के बगल में है। तो आप देखिए कि इस लेवल का आप बिहार में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मास कम्युनिकेशन के लिए, कि छात्र पत्रकारिता की भी पढ़ाई कर पाएँ। तो और यहाँ पे भी हम लोग इतना दिल्ली आए हैं और इतना हेवी फीस है यहाँ का। तो आप देखिए कि हम लोग तो कैसे भी करके यहाँ का फ़ी दे पाएँ, लेकिन बिहार का 90% व्यक्ति जो आईएमसी का फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में ऐसा कोई हो तो अच्छा रहेगा। तो जैसे आप दिल्ली जब आए थे, कितने दिन हो गया दिल्ली आए हुए? हमको लगता है 2.5-3 महीना हो गया, 3 तो महीना। दिल्ली आए थे तो क्या सोचा था कि इतना कष्ट में रहना पड़ेगा, इतना कष्टमय जीवन होता है? कभी प्रवास किया है आपने नहीं, वहाँ? नहीं, बिल्कुल। देखिए जब मैं यहाँ आया दिल्ली में तो सबसे पहले तो एडमिशन करा लिया, फिर यहाँ रूम देखने आया। अभी हम लोग बेरसराय में हैं। बेरसराय का पहला एक्सपीरियंस ही मुझे इतना शॉकिंग लगा कि ना धूप ना हवा और कोई वेंटिलेशन की सुविधा नहीं। आदमी का चौक हो जाएगा। हम लोग जैसे गांव के रहने वाले लोग हैं तो हमें खुली हवा की आदत है, हम लोग बिल्कुल हवा और धूप के बिना रह नहीं सकते। लेकिन मैं यहाँ, आप चलिएगा तो मैं दिखाऊंगा कि वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं, आदमी का दम घुट जाएगा। तो इस स्थिति में मैं वो यहाँ देख पा रहा हूँ, बेरसराय का जो एरिया है, मैं बता दूँ, यहाँ बहुत सफोकेशन होता है। जब आप आएंगे, इन गलियों से गुजरेंगे, तो एक प्रवास का जो दर्द होता है उसके साथ साथ आपको हवाएं भी नहीं मिलती है दिल्ली के इन इलाकों में। धूप हवा से जबकि ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जो साउथ दिल्ली है। आप साउथ दिल्ली का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन इसी साउथ दिल्ली में ऐसा भी जगह है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ऐसा भी जगह है जहाँ उचित मात्रा में हवा भी, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। तो निर्भय, एक बात और आपसे हम करना चाहेंगे कि जो पिछली सरकार थी बिहार में, नीतीश कुमार की और एनडीए का साथ रहा, कभी वो इधर उधर गए, लेकिन 20 साल का उनका पूरा टेन्योर रहा है एज सीएम। तो उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए नीतीश कुमार की कुछ जो शुरुआत में हुई थी, उन्होंने एक स्पार्क दिखाया था बिहार की बदलने का। उनमें एक जज्बा दिखा था, लोगों में उम्मीद जगी थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 2010-12 तक। उनमें एक बिहारियों में एक उम्मीद जगाया। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, जैसे लड़कियों को लिए साइकिल दिया तो गर्ल्स चाइल्ड का जो एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ा। उन्होंने छात्रवृत्ति जैसे योजनाएं लागू करके बहुत एक उम्मीद जगाई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि 20 साल बहुत समय होता है। देखिए हम लोगों का एज हो गया 20 साल। 2000 जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने होंगे 2005 में, आज 2025 है, माने जो व्यक्ति पैदा लिया होगा वो बिल्कुल वो 20 साल का हो गया होगा। 20 साल का मतलब समझ रहे हैं? अब वो, ये बड़ा समय होता है। वो 20 साल में अब लोगों में पंख आ जाता है। वो कुछ सपना साकार करने लगता है, उसको जॉब मार्केट में आ गया है। और ये आज का जो युवा है वो बिल्कुल एग्रेसिव है। वो जो कहते हैं कि, वो कहते हैं ना कि आई कैन डू, वो है। तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। वो उसको, वो मतलब इम्पेशेंस कह सकते हैं, उसमें आग है बहुत ज़्यादा। और 20 साल बहुत समय होता है।
तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब नीतीश कुमार की हालत सेहत उतनी अच्छी नहीं रही कि वो बिहार की बागडोर संभालने के लिए उचित मुझे नहीं लगता है कि वो अभी है। जैसा कि आपने कहा कि जो बिहार के युवा हैं अब काफ़ी मतलब अब वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ उनकी मुझे लगता है कि उनकी मजबूरियां हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली से प्रेशर आती है, परिवार से प्रेशर आता है और समाज से प्रेशर आता है समाज कि से नौकरी करो। नौकरी तो करो। ये प्रेशर मुझे उनके पीछे लगता है अभी। तो एज ए यंगस्टर आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी जो पॉलिसी है या फिर इंडिया गठबंधन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो वो वादे कर रहे हैं, उस पे क्या आपकी राय है? देखिए, तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि वो युवा हैं, वो युवाओं से कनेक्ट कर पाते हैं, वो सही रहता है कि मतलब वो उनको ये नहीं, वो भी हमेशा रोजगार पे ही बात करते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं वो। तो मुझे उनका ये सही लगता है कि थोड़ा कि मुद्दा पे वो बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, नहीं, आप तेजस्वी की बात आपने की है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अभी मेट्रो स्टार्ट कर दिया है, फिर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भी उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद जो जीविका के हैं उन्हें भी पैसा बढ़ा दिया है। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी उन्होंने 400 से 1100 कर दिया है और अकाउंट में डाल भी दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, या फिर रोड सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए सर, बात ये है कि सिर्फ पटना ही बिहार नहीं है। आप समझिए कि बिहार सिर्फ पटना नहीं है, बिहार में आप देखिए कि अरवल भी आता है, जमुई भी आता है, बांका भी, जो दूर के ज़िले हैं। और तो सिर्फ पटना में मेट्रो चला देने से, 2-3 किलोमीटर चला देने से आप ये मत समझिए कि अब बिहार का बहुत वो हो गया। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार 10,000 दे करके आप महिलाओं का भला, ये भी सही बात है, हम इसको गलत नहीं है, ये एक सपोर्ट है, लेकिन आप ऐसा क्यों बना दिए हैं महिलाओं को कि उनको सरकार पे निर्भर रहना पड़े कि 10,000 वो सरकार है? वो तो 1 महीना बाद ख़त्म हो जाएगा, 2 महीना बाद ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि महिलाएं कुछ स्वरोजगार करें और 10,000 अपने से कुछ प्रोडक्ट बनाएं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने, कुछ हल्का चीज़ ही बने, लेकिन हम लोग स्वरोजगार के वो करें तो इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पैसा है वो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाइए। अलग अलग ज़िलों को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है बिहार में, उस पर ज़्यादा पैसा ये लगे तो अच्छा होगा। तो आप कुचक्र की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि कुचक्र पे लौटूंगा। गरीबी एक कुचक्र है। तो इस कुचक्र क्या है आपके लिए कुचक्र, देखिए और आप जैसे युवाओं के लिए ये कुचक्र किस तरह से काम करता है, और इस आप इससे निकलने के लिए, इस कुचक्र से निकलने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुचक्र सर ये है कि कोई अगर गरीब है ना, तो वो समझ लीजिए कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, जिसका बाप दादा मजदूरी करता था, उसका बाप भी मजदूरी कर रहा है, उसका बेटा भी मजदूरी करेगा। उसका वो इतना हताश हो गया है कि उसका आने वाला पीढ़ी भी ऐसा लगता है कि 2-3 पीढ़ी मजदूरी ही करेगा। तो ये कुचक्र से शिक्षा से ही तोड़ा जा सकता है। अगर हर फैमिली का कोई 1-2 लड़का भी पढ़ लिया, तो हमें लगता है कि वो बाकी परिवार को भी संभाल लेगा। तो ये कुचक्र तोड़ने का एक ही तरीका है कि फैमिली का कोई 2-3 बालक ऐसा रहे जिसको सरकार अपनी तरफ से गोद ले करके या करके उसके एक फैमिली को इतना अच्छा शिक्षा दे, इतना अच्छा सुविधा दे कि वो अगर निकल जाएगा तो वो पूरे फैमिली को अपने कुचक्र से निकाल सकता है। अच्छा, तो अपने परिवार को कुचक्र से निकालने के लिए आप दिल्ली तक बिहार से पलायन करके आए हैं। और मैं अभी आपके रूम को देख रहा था कि हर चीज़ इसी रूम में, खाना हो रहा है, फिर पढ़ना हो रहा है। थोड़ा अपने रूम के बारे में खड़े होकर मुझे बताना चाहेंगे? बस यही एक हम लोग का नॉर्मल रूम है, किचन तो होता नहीं है मैक्सिमम रूम में। आप देख सकते हैं कि यही एक थोड़ा सा ये हम लोगों का चूल्हा रहता है, इंडक्शन चूल्हा, इसी में खाना वाना बनाना सब कुछ, बस ये रहना खाना इसी में, थोड़ा सा बस यही हम लोगों का जीवन है। तो क्या रेंट जाता है इसका, इस छोटे से कमरे का? छोटे से मेरे हिसाब से लग रहा है 10 या 15 का होगा ये कमरा, हाँ हाँ, है ना? उस ये बिल्कुल 6,000 का रूम है। बाकी बिजली बिल, पानी पानी वगैरह भी यहाँ लेकर ही अपने लोगों को रहना होता है।
तो मोटा मोटी मिला के चलिए कि हम लोगों का 10,000 खर्चा हुई है, महीने का बैठ जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप अ, एक बहुत बेहतरीन संस्था में पढ़ रहे हैं, आईआईएमसी में, और पास में जेएनयू है, तो जेएनयू पे आप क्या सोचते हैं? देखिए जेएनयू तो मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई की बात करें, अ, वहाँ का माहौल की बात करें, तो जेएनयू मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा संस्थान है। मैं जेएनयू चूँकि मेरे से करीब है, मैं जाता भी रहता हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं, काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। तो जेएनयू मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन संस्थान है। वहाँ की फ़ीस भी अभी तक कंट्रोल है। वो अभी तक वहाँ के जागरूक स्टूडेंट हैं, तो अपने हकों के प्रति सचेत हैं। तो जेएनयू तो मुझे बहुत अच्छा संस्थान लगा। जैसे आपका जो विधानसभा है, जी। वो विधानसभा में आप जी। क्या चाहते हैं कि उस बदलाव हो? उसके लिए आप अगर इस बार गांव जा पाएँ तो मुश्किल लग रहा है, हाँ। लेकिन अगर जा पाए तो क्या बदलाव चाहेंगे? किस आधार पे आप वोट करेंगे? देखिए मेरा विधानसभा है जो अभी लगभग बिहार के सारे विधानसभा से कोई अलग नहीं है। वहाँ भी लगभग वही स्थिति है विधानसभा में। तो मैं चाहता हूँ कि जो विधायक बने उसको ज़िम्मेदार बनाया जाए। जो विधायक है हम लोगों का, उसने वोटर्स को अपना एकाधिकार समझ लिया है कि भैया हम हटा नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बने उसके अंदर ये डर रहे कि भाई अगर हम अच्छे से काम नहीं किया, अपने मुद्दों को दरकिनार किया, अपने क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठा रहा, तो लोग हमें हटा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे इतना बेसिक सुविधा है कि रोड, सड़क इतनी बेसिक है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे इलाके हैं कि सड़क बहुत जर्जर हालत में है। तो अगर आप इतना भी नहीं वो सही है, तो मैं चाहूँगा कि बदलाव हो वहाँ पे। बदलाव के मुद्दे पे हो बात। बिल्कुल। बात निर्भय से हमने बात करके ये जाना कि इस बार ये इलेक्शन अपने शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकने के लिए वोट करें। फिर मिलेंगे कभी, इसी स्क्रीन पर मिलेंगे और किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगली स्क्रीन पे भी इस तरह की कुछ कहानी आएंगी जिसमें आम लोगों के मुद्दे भी शामिल रहेंगे। धन्यवाद।